नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है पर हमारी बिजली की दुनिया को बहुत इफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। ये कि बिजली के सिस्टम में पावर फैक्टर कम क्यों हो जाता है। ये सिर्फ अब देखिए इंजीनियरिंग के छात्रों या बिजली विभाग के लिए ही जरूरी नहीं है। नहीं। ये तो सीधा जुड़ा है कि हमारे उद्योग, हमारे घर कितनी कुशलता से बिजली इस्तेमाल करते हैं और हाँ, हमारे बिजली के बिल कैसे आते हैं। बिल्कुल। बिल पर तो सीधा असर पड़ता है इसका। ये बातचीत आधारित है इलेक्ट्रोवायरल चैनल पर मौजूद जानकारी पर, खासकर उनके पॉडकास्ट एपिसोड 21 के विश्लेषण पर। जी। हमारा मकसद है कि ये पावर फैक्टर गिरने के पीछे के जो मुख्य कारण हैं, जो विलन है, उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ। देखिए सीधी सी बात है, अगर पावर फैक्टर कम है तो मतलब जो करंट भेजा जा रहा है वो ज्यादा बर्बाद हो रहा है, सिस्टम सुस्त पड़ रहा है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले बहुत ही सरल शब्दों में समझ लें कि ये पावर फैक्टर है क्या भला। हाँ, ये जरूरी है। सोचिए, आप बिजली कंपनी से मान लीजिए 100 यूनिट ताकत मंगाते हैं। ठीक है। लेकिन आपके जो उपकरण हैं वो असल में सिर्फ 80 यूनिट का ही काम कर पाते हैं। अच्छा। तो ये जो 80 और 100 का अनुपात है, मतलब 0.8, वही है पावर फैक्टर। ओह। तकनीकी भाषा में कहें तो ये वास्तविक शक्ति, मतलब रियल पावर, जो सच में काम करती है किलोवाट में। हाँ, किलोवाट। और आभासी शक्ति, अपैरेंट पावर, जो सिस्टम से खींची जाती है केवीए में। केवीए, हाँ। उनका अनुपात है। जब ये अनुपात कम होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में भेजी गई बिजली का एक बड़ा हिस्सा असल काम करने के बजाय बस सिस्टम में घूम रहा है। मतलब बर्बाद हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं बर्बाद हो रहा है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ मीटर रीडिंग का खेल नहीं है। ये सीधे तौर पे जुड़ा है ऊर्जा संरक्षण से, हमारे बिजली के बिल से, सिस्टम की स्थिरता से, और यहाँ तक कि हमारे जो महंगे उपकरण है ना, हाँ। उनकी सेहत और उनकी उम्र से भी। कम पावर फैक्टर मतलब बिजली का बेअसर इस्तेमाल। अच्छा, तो मतलब कम पावर फैक्टर एक तरह से सिस्टम में लीकेज जैसा है बिजली का। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये वो ऊर्जा है जो खींची तो जा रही है पर काम नहीं आ रही। तो फिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कहाँ से शुरू होती है ये गड़बड़ी? देखिए, सबसे आम और शायद सबसे बड़ा कारण है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगे, हाँ। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो उपकरण हैं जो काम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वाले उपकरण। और ऐसे उपकरण हमारे चारों तरफ भरे पड़े। जैसे कि किन उपकरणों की बात कर रहे हैं हम? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ बिल्कुल, सोचिए इंडस्ट्रीज के बारे में। वहाँ चलने वाली बड़ी बड़ी मोटरें, भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर्स। हाँ, मोटरें तो बहुत होती हैं। वेल्डिंग करने वाली मशीनें, धातु गलाने वाली इंडक्शन फर्नेस। और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही क्यों, हमारे घरों में भी देखिए ना। घरों में जैसे पंखे, कूलर की मोटर, पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट आती थी, उसके साथ लगी चोक। अच्छा, वो चोक। हाँ। ये सब इंडक्टिव लोड के ही उदाहरण हैं। ये सब अपने अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाकर ही अपना काम करते हैं। ठीक है, ये उपकरण मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये समझ आया। लेकिन इससे पावर फैक्टर कम कैसे होता है? क्या कनेक्शन है? यहीं पर वो तकनीकी बात आती है जिसे लैगिंग कहते हैं। लैगिंग? हाँ, ये इंडक्टिव लोड जब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो वे बिजली के बहाव में, मतलब करंट को, वोल्टेज से थोड़ा पीछे कर देते हैं। पीछे कर देते हैं? हाँ, कल्पना कीजिए कि वोल्टेज और करंट को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए ताकि बिजली का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। बिल्कुल सिंक में। हाँ, सिंक में। लेकिन इंडक्टिव लोड के कारण करंट थोड़ा सुस्त पड़ जाता है और वोल्टेज से पीछे रह जाता है। अच्छा। इसे ही फेज का अंतर या फेज डिफरेंस कहते हैं। ये जो तालमेल बिगड़ता है ना, हाँ। यही पावर फैक्टर को गिरा देता है। जितना ज्यादा ये करंट पीछे रहेगा, हाँ। उतना ही पावर फैक्टर कम होगा। ओह, तो ये तो बड़ी आम समस्या हुई, क्योंकि जैसा आपने कहा, मोटरें और ट्रांसफॉर्मर तो हर जगह है, जी। खासकर फैक्ट्रियों में। बिल्कुल। इसका मतलब अगर किसी फैक्ट्री में बहुत सारी मोटरें चल रही हैं तो उनका पावर फैक्टर अपने आप ही कम होने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये उपकरण इतने जरूरी और इतने आम हैं कि इनकी मौजूदगी ही पावर फैक्टर पर असर डालती है। अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे इंडक्टिव लोड हैं और उन्हें बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जैसे कैपेसिटर बैंक लगाना, हम आगे बात करेंगे शायद। हाँ। अगर वो नहीं किया है तो पावर फैक्टर का कम होना लगभग तय है। तो असल में हमारी ज्यादातर मशीनें बिजली के मामले में थोड़ी आलसी हैं, हमेशा वोल्टेज से पीछे ही चलती हैं। हाँ, आलसी सही शब्द है। और यही आलस हमें महंगा पड़ता है।
ये तो हुई पहली और सबसे आम वजह। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। हाँ, मशीनों का बिना लोड के चलना, यानी नो लोड ऑपरेशन। मतलब मशीन चल तो रही है पर कोई काम नहीं कर रही। ये कैसे समस्या बन जाती है? हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है कि भाई जो मशीन काम ही नहीं कर रही, वो बिजली क्यों खराब करेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि जब कोई मोटर या ट्रांसफॉर्मर बिना किसी बोझ के यानी नो लोड पर चलता है, तो वो वास्तविक काम यानी एक्टिव पावर तो बहुत कम करता है, लगभग ना के बराबर। ठीक है। लेकिन अपने अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखने के लिए उसे अभी भी मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती है। अच्छा, वो फील्ड तो मेंटेन करनी ही है। हाँ बिल्कुल, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट जुड़ा होता है रिएक्टिव पावर से, यानी वो पावर जो असल काम नहीं करती, वही जो बर्बाद हो रही थी। हाँ, नो लोड स्थिति में वास्तविक काम के मुकाबले ये रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा होती है, अनुपात बिगड़ जाता है, नतीजा पावर फैक्टर बुरी तरह गिर जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब अगर किसी फैक्ट्री में मान लीजिए लंच ब्रेक के टाइम या शिफ्ट खत्म होने पर मशीनें बंद करने के बजाय यूं ही चालू छोड़ दी, हाँ, अक्सर होता है ऐसा। तो वो न सिर्फ बेवजह बिजली खा रही हैं बल्कि पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर भी बिगाड़ रही हैं। बिल्कुल, ये एक छिपी हुई बर्बादी है। आप सोचिए, एक मशीन जो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही, कोई काम नहीं कर रही, वो भी सिस्टम पर एक क्या कहें, बैठे बैठे बोझ डाल रही है। बोझ डाल रही हैं, सही कहा। बिजली के बहाव को खराब कर रही है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये ऊर्जा प्रबंधन की आम लापरवाही है। कई बार कर्मचारी आदतन या भूलवश मशीनों को बंद नहीं करते। ये छोटी छोटी लगने वाली आदतें मिलकर पूरे प्लांट के पावर फैक्टर पर और आखिरकार बिजली के बिल पर बड़ा नेगेटिव असर डाल सकती हैं। तो ये तो सीधे सीधे ऊर्जा बचाने की कोशिशों को पलीता लगा रही है। बिल्कुल। ये तो ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, तीसरा कारण बताया गया है ओवर एक्साइटेड मशीनें। हाँ, स्रोत में खासतौर पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स का जिक्र था। ये क्या चीज है और ये पावर फैक्टर को कैसे प्रभावित करती है? ये तो शायद उतनी आम नहीं होंगी। हाँ, सही कहा आपने। ये सिंक्रोनस मोटरें थोड़ी खास होती हैं और हर जगह इस्तेमाल नहीं होती। ज्यादातर बड़े उद्योगों में मिलती हैं। ओके। इनकी एक खासियत होती है कि इनकी फील्ड वाइंडिंग को बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है। इसे एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन। हाँ, अब ओवर एक्साइटेड का मतलब है कि मोटर को उसकी जरूरत से ज्यादा एक्साइटेशन दिया जा रहा है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ऐसा करने पर ये मोटरें इंडक्टिव लोड की तरह रिएक्टिव पावर लेने के बजाय उल्टा सिस्टम को रिएक्टिव पावर देने लगती हैं। हाँ, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती हैं। इनका इस्तेमाल कई बार पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी किया जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पे। तो अगर ये पावर फैक्टर सुधार सकती हैं, तो ये समस्या का कारण कैसे बन गई? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, समस्या तब होती है जब इनका इस्तेमाल सही ढंग से ना हो या ये जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम में डालने लगे। ओके। ये सीधे तौर पर पावर फैक्टर को कम तो नहीं करती जैसे इंडक्टिव लोड करते, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर नहीं बनाती, लेकिन ये सिस्टम में रिएक्टिव पावर के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। संतुलन को? हाँ, अगर सिस्टम में पहले से ही मान लीजिए कैपेसिटर बैंक्स लगे हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए और ये मोटरें भी अतिरिक्त लीडिंग रिएक्टिव पावर देने लगे, तो सिस्टम ओवर कंपेंसेटेड हो सकता है। ओवर कंपेंसेटेड? हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा सुधार हो गया, जो अपने आप में एक अलग तरह की समस्या है और पावर फैक्टर के लिहाज से ठीक नहीं है। ये थोड़ा जटिल मामला है, पर बस इतना जानना जरूरी है कि हर चीज का सही संतुलन जरूरी है। ज्यादा लीडिंग भी ठीक नहीं, ज्यादा लैगिंग भी नहीं। समझ गया। मतलब संतुलन बिगड़ना ही असल समस्या है, चाहे वो किसी भी तरफ हो। चलिए अब चौथे कारण पर आते हैं। ये किसी एक उपकरण से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बनावट से जुड़ा है, खराब सिस्टम डिजाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कभी-कभी प्रॉब्लम किसी खास मशीन में नहीं होती, बल्कि जिस तरह से पूरे बिजली के नेटवर्क को बिछाया गया है या जो उपकरण चुने गए हैं उसी में कमी होती है। अच्छा, डिजाइन लेवल पर ही गड़बड़। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री लग रही है और उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिजाइन करते समय इंजीनियर ने पावर फैक्टर सुधारने के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने ये हिसाब ही नहीं लगाया कि भाई कितनी मोटरें लगेंगी, उनका लोड कितना होगा और उसके कारण कितना रिएक्टिव पावर बढ़ेगा। नतीजा, उन्होंने जरूरी जगहों पर सही क्षमता के कैपेसिटर बैंक्स लगाए ही नहीं। तो ये कैपेसिटर बैंक्स क्या करते हैं? आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, कैपेसिटर बैंक्स इंडक्टिव लोड के ठीक उल्टा काम करते हैं। उल्टा? हाँ,
जहां इंडक्टिव लोड करंट को पीछे लैग करते हैं, वहीं कैपेसिटर करंट को आगे लीड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो जब इन्हें सिस्टम में सही जगह और सही मात्रा में लगाया जाता है, तो ये इंडक्टिव लोड द्वारा पैदा किए गए लैगिंग रिएक्टिव पावर को काफी हद तक बेअसर कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हाँ, बैलेंस, जिससे पावर फैक्टर सुधर जाता है, 1 के करीब आ जाता है। अगर डिजाइन में ही इनकी कमी है तो पावर फैक्टर कम रहना लाजमी है। तो इसके अलावा डिजाइन में और क्या गड़बड़ी हो सकती है कैपेसिटर बैंक के अलावा? एक और आम समस्या है बिजली के वितरण का असंतुलित होना। असंतुलित? हाँ, अगर 3 फेज वाले सिस्टम में मान लीजिए एक फेज पर बहुत ज्यादा लोड डाल दिया जाए और बाकी 2 फेज पर कम, तो इसे अनबैलेंस्ड लोड कहते हैं। ठीक है। ये असंतुलन भी सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को कम करता है और पावर फैक्टर पर बुरा असर डाल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही कि अच्छी इंजीनियरिंग सिर्फ मशीनें लगाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सोच समझकर संतुलित तरीके से डिजाइन करना है। बिल्कुल, जिसमें पावर फैक्टर का ध्यान शुरू से रखा जाए। हाँ, एकदम शुरू से, प्लानिंग स्टेज से ही। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब अच्छी प्लानिंग से ही आधी समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल। क्या पुरानी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रियों में जहां मान लीजिए शुरू में ये ध्यान नहीं दिया गया, बाद में सुधार किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मौजूदा सिस्टम का ऑडिट करके ऐसी डिजाइन की कमियों को पहचाना जा सकता है। ऑडिट? हाँ, एनर्जी ऑडिट होता है, उसमें पावर फैक्टर एनालिसिस भी होता है। फिर जरूरी सुधार जैसे कि सही रेटिंग के कैपेसिटर बैंक लगाना या लोड को संतुलित करना, ये सब किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें खर्चा तो आता होगा? हाँ, शुरू में खर्च आता है, बिल्कुल, लेकिन बिजली की बचत और सिस्टम की बेहतर सेहत को देखते हुए ये लंबे समय में फायदेमंद साबित होता है। पे बैक पीरियड होता है इसका। अच्छा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि कितने मौजूदा इंस्टॉलेशंस वास्तव में इस तरह की ऑडिट करवाते हैं और सुधार करते हैं। शायद उतने नहीं जितने होने चाहिए। ये बात तो है। और अब आते हैं 5वें और आजकल बढ़ते जा रहे कारण पर, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स, हाँ। ये नाम सुनने में बड़ा म्यूजिकल लगता है, पर बिजली की दुनिया में ये खलनायक है। ये कहाँ से आते हैं? हाँ, नाम थोड़ा धोखा दे सकता है। हार्मोनिक्स दरअसल एक नई चुनौती है जो हमारे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की देन है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? हाँ, पहले के जमाने में ज्यादातर लोड लीनियर होते थे, जैसे हीटर या पुराने वाले फिलामेंट बल्ब। ये बिजली को एक साफ सुथरी साइन वेव के रूप में खींचते थे। ठीक है, स्मूथ वेव। हाँ, लेकिन आजकल हम बहुत सारे नॉन लीनियर लोड इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीनियर लोड ये क्या होते हैं? जैसे कि मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने वाले वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, VFDs, जो इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। हाँ, VFDs। AC को DC में बदलने वाले रेक्टिफायर्स, ये तो हमारे घरों में भी है। कंप्यूटर, लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, LED टीवी, इन सब के अंदर होते हैं। अच्छा, इन सब में? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट वाली CFL और LED लाइटिंग, कंप्यूटर के स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, ये सारे उपकरण बिजली को टुकड़ों में या कहिए टेढ़े मेढ़े तरीके से खींचते हैं, ना कि एक स्मूथ साइन वेव की तरह। और इस टेढ़े मेढ़े तरीके से बिजली खींचने से क्या होता है? पावर फैक्टर पे क्या असर? इससे बिजली की जो मुख्य वेव है, जो आमतौर पर 50 हर्ट्ज की होती है हमारे यहाँ, हाँ, 50 हर्ट्ज, उसके साथ साथ कई और ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली अवांछित तरंगे पैदा हो जाती हैं। अवांछित तरंगे? हाँ, जिनकी जरूरत नहीं है। इन्हीं अवांछित तरंगों को हार्मोनिक्स कहते हैं। समझिए कि बिजली की लहर एक साफ सुथरी धुन की तरह होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन लीनियर लोड उसमें कई बेसुरे सुर, मतलब हार्मोनिक्स, मिला देते हैं। बेसुरे सुर, ये बढ़िया एनालॉजी है। और ये बेसुरे सुर न सिर्फ पावर फैक्टर को कम करते हैं, खासकर एक चीज होती है ट्रू पावर फैक्टर, जिसमें डिस्टॉर्शन का असर भी शामिल होता है, उसे कम करते हैं। अच्छा। बल्कि ये और भी कई मुसीबतें खड़ी करते हैं। क्या मुसीबतें? सिर्फ पावर फैक्टर ही नहीं? नहीं, सिर्फ पावर फैक्टर नहीं, ये हार्मोनिक्स सिस्टम में कई तरह की गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं, जैसे तारों और खासकर न्यूट्रल कंडक्टर का जरूरत से ज्यादा गर्म होना। हाँ, ट्रांसफार्मर में अतिरिक्त लॉस होना और उनका गर्म होना, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ठीक से काम न करना या खराब हो जाना। अरे सोचे, आपके ऑफिस के कंप्यूटर बिना वजह हैंग हो सकते हैं, या फैक्ट्री की नाजुक मशीनें गड़बड़ करने लग सकती हैं, और उसका कारण
ये अदृश्य हार्मोनिक्स हो सकते हैं। बाप रे। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हार्मोनिक्स की समस्या और उसका पावर फैक्टर पर असर और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये तो तकनीक का एक अनचाहा साइड इफेक्ट हुआ। एकदम सही। ये आज के पावर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक बड़ी चिंता है। और मुश्किल ये है कि जो पारंपरिक कैपेसिटर बैंक्स है ना, हाँ, वो हार्मोनिक्स से पैदा हुई पावर फैक्टर की समस्या को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते, बल्कि कभी-कभी तो हार्मोनिक्स के साथ मिलकर रेजोनेंस जैसी और बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मतलब वो उपाय यहाँ काम नहीं करता। पूरी तरह नहीं। इनसे निपटने के लिए खास तरह के हार्मोनिक फिल्टर या फिर ज्यादा एडवांस्ड एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन APFC सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अच्छा। ये दिखाता है कि पावर फैक्टर को सही रखना अब पहले से ज्यादा जटिल और ज्यादा जरूरी हो गया है। इन सब तकनीकी कारणों को समझने के बाद स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया था। इसे और आसानी से समझाने के लिए साइकिल का, जरा उसके बारे में बताइए। वो मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, वो एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। कम पावर फैक्टर के असर को समझने के लिए बढ़िया है। कल्पना कीजिए कि आप एक साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, मैं साइकिल चला रहा हूँ। लेकिन उसकी चेन काफी ढीली है। ढीली चेन वाली साइकिल? हाँ, चलाइए कभी कभी। हाँ, अब आप पेडल पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये है आपकी कुल भेजी गई ऊर्जा, यानी सिस्टम के हिसाब से देखें तो आभासी शक्ति या अपेरेंट पावर, KVA। ठीक है, पूरी मेहनत। हाँ, पूरी मेहनत। लेकिन क्योंकि चेन ढीली है, आपकी लगाई हुई सारी ताकत पहिए तक नहीं पहुंच रही। सही बात है। कुछ ताकत तो बस चेन के ढीलेपन को संभालने में या चेन के खड़खड़ाने में ही बर्बाद हो रही है। ये है रिएक्टिव पावर, KVAR, जो सिस्टम में है पर काम नहीं कर रही। वो खड़खड़ाहट वाली एनर्जी। हाँ, नतीजा ये होता है कि साइकिल उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती जितनी आपकी मेहनत के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। ये है वास्तविक शक्ति या रियल पावर, किलोवाट, यानी असल में हुआ काम। वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठता है। तो जैसे ढीली चेन के साथ साइकिल चलाने में ज्यादा मेहनत लगती है और नतीजा कम मिलता है, हाँ, वैसे ही कम पावर फैक्टर वाले सिस्टम में बिजली कंपनी को ज्यादा करंट भेजना पड़ता है उसी काम को करवाने के लिए। एकदम सही। और उस ज्यादा करंट का एक हिस्सा बेकार चला जाता है। बिल्कुल। और ये जो बेकार गया हिस्सा है, यानी रिएक्टिव पावर, ये सिस्टम से गायब नहीं हो जाता। ये सिस्टम में ही घूमता रहता है, तारों से, उपकरणों से होकर गुजरता है। अच्छा, ये घूमता रहता है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, ये अक्सर गर्मी पैदा करता है। I²R लॉस जिसे कहते हैं, ये वैसी ही बर्बादी है जैसे गर्मियों में बंद गाड़ी धूप में खड़ी खड़ी गर्म हो जाती है। वो गर्मी किसी काम की नहीं, बस परेशानी बढ़ाती है और गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस अतिरिक्त गर्मी से क्या नुकसान होता है सिस्टम में? बहुत सारे नुकसान है। पहला तो सीधा ऊर्जा का नुकसान है। गर्मी मतलब वेस्टेड एनर्जी, बिजली बर्बाद। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, ये अतिरिक्त गर्मी तारों, केबल्स, स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, मोटरों जैसे उपकरणों को ज्यादा गर्म करती है। ओके। इससे उनका इंसुलेशन कमजोर हो सकता है, उनकी उम्र कम हो सकती है और उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र कम हो जाती है? हाँ, और गंभीर मामलों में ओवरहीटिंग से आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है। अरे बाप रे। इसके अलावा ज्यादा करंट खींचने के कारण सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। मतलब तार के आखिर तक वोल्टेज कम पहुंचती है। हाँ, वोल्टेज गिर जाती है। हाँ, जिससे आखिर में जुड़े उपकरणों को पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती और उनकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। मोटरें धीरे चल सकती हैं, लाइटें डिम हो सकती हैं। मतलब कम पावर फैक्टर पूरे सिस्टम की सेहत के लिए हानिकारक है। समझ गया। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने आज क्या-क्या मुख्य कारण समझे पावर फैक्टर कम होने के। हाँ, जरूर। सबसे पहला और आम, इंडक्टिव लोड, जैसे मोटरें, ट्रांसफार्मर। बिल्कुल। दूसरा, मशीनों का बिना काम के यानी नो लोड पर चलते रहना। हाँ, वो आलसी मशीनें। हाँ। तीसरा, कुछ खास मशीनें जैसे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का असंतुलित इस्तेमाल। सही। चौथा, पूरे बिजली सिस्टम का खराब डिजाइन जिसमें पावर फैक्टर सुधार के उपाय ना हो या लोड बैलेंस ना हो। डिजाइन की कमियां। हाँ, और पांचवा, जो आजकल बढ़ रहा है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पैदा होने वाले हार्मोनिक्स। हाँ, वो बेसुरे सुर। ये सारी बातें इलेक्ट्रोवायर चैनल के विश्लेषण पर आधारित थी। और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, कम पावर फैक्टर सिर्फ बिजली के इंजीनियरों की सिरदर्दी नहीं है। नहीं। ये एक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दा भी है।
ये सीधे तौर पर जुड़ा है कि हम कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं, हमारा बिजली का बिल कितना आ रहा है, बिल, हमारे उपकरण कितने दिन चलेंगे और हमारा पूरा पावर ग्रिड कितना स्थिर और भरोसेमंद है। सही बात। पावर फैक्टर को सुधारना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा संरक्षण, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने का और अपने बिजली के सिस्टम को ज्यादा टिकाऊ बनाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने घरों में, दफ्तरों में या आसपास की फैक्ट्रियों में ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं या कौन सी आदतें हैं जो अनजाने में इस पावर फैक्टर को बिगाड़ रही होंगी? क्या फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलना या एसी को जरूरत से कम तापमान पर चलाना भी इसमें शामिल है? शायद सीधे तौर पर नहीं। शायद नहीं, वो तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन क्या हम मोटरों वाले उपकरणों जैसे पंखे, पानी की मोटर, इनको जरूरत ना होने पर बंद करते हैं? क्या हमारे ऑफिस या फैक्ट्री में मशीनों को बेवजह चालू छोड़ा जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, पावर फैक्टर के कारणों को समझना तो पहला कदम है। हाँ, अगला कदम हो सकता है अपने आसपास देखना और सोचना कि क्या सुधार की गुंजाइश है। क्या हम ज्यादा ऊर्जा कुशल, मतलब एनर्जी एफिशिएंट उपकरण चुन सकते हैं जिनमें बेहतर पावर फैक्टर हो? हाँ, स्टार रेटिंग वाले उपकरण। हाँ, उनमें अक्सर बेहतर डिजाइन होता है। क्या बड़ी जगहों पर, इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक्स या हार्मोनिक फिल्टर जैसे उपाय किए जा सकते? छोटे छोटे बदलाव और थोड़ी सी जागरूकता भी मिलकर बड़ा फर्क ला सकती है, हमारे बिजली के बिल में भी और पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ में भी। सही कहा। इन सवालों पर विचार करना शायद हमें एक ज्यादा जिम्मेदार ऊर्जा उपभोक्ता बनने की ओर ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इलेक्ट्रोवायरल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पावर्ड, स्टे सेफ।